Hello and a lovely, lovely good evening from here, and a great welcome to each one of you. And hope that each one of you, all of you, are absolutely fine. Correct? So, in this particular session, as you can see flashing on your screen, we are going to take up an standard that is AS17, and of course, it deals with what we call segment reporting. तो बेटे segment reporting का ये जो standard है, ये इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन सेगमेंट रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड जो है बेसिकली उसका क्रक्स क्या है? सेगमेंट रिपोर्टिंग वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है। सपोज कोई बिजनेस है या कोई एंटिटी है और ये बहुत बड़ा ग्रुप है। ये एंटिटी बहुत बड़ा ग्रुप है, करेक्ट? और मान लेते हैं कि इस एंटिटी के कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस हैं। मान लेते हैं ये एंटिटी जो है पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी डील करती है, ये स्टेशनरी में डील करती है, ये पेन मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है और लेट अस से नोटबुक्स में भी डील करती है। और चलो एक और बना देते हैं। नोटबुक्स के अलावा पेपर हो गया, स्टेशनरी भी हो गई, नोटबुक्स भी हो गया, और क्या लिखा जाए? और मान लेते हैं कि ये एंटिटी जो है गम्स, ग्लूज में भी डील करती है। तो हम कह सकते हैं ये जो एंटिटी है इसके 5 सेगमेंट हैं, 5 कंपोनेंट हैं, सेगमेंट हैं, कंपोनेंट हैं, ऑपरेशन है, कुछ भी आप कह सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब जब इस एंटिटी की इस साल की फाइनेंशियल आई तो उस फाइनेंशियल से पता लगा कि इस कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो नियर अबाउट 5000 करोड़ का है। ओवरऑल प्रॉफिट 5000 करोड़ का है। ये बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है। लेकिन हो सकता है कि इन 5 सेगमेंट में से एक सेगमेंट ऐसा हो जो लॉस में जा रहा हो, या हो सकता है ये सेगमेंट भी लॉस में जा रहा हो सिंप्लिसिटी के लिए, और हो सकता है ये सेगमेंट भी लॉस में जा रहा हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और हो सकता है कि ये सेगमेंट बड़ा हैवी प्रॉफिट कमा रहा हो। मान लेते हैं कि इस सेगमेंट का जो प्रॉफिट है वो नियर अबाउट 4000 का है और इस सेगमेंट का प्रॉफिट 5000 का है। तो तुमने क्या देखा? टेक्निकली इस एंटिटी ने जो 5000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया वो इन सब का नेट टोटल है। अगर इन सब का मैं नेट टोटल करूंगा तो वो 5000 करोड़ पॉजिटिव आएगा। लेकिन हकीकत क्या है? इन 5 सेगमेंट में से ये 3 सेगमेंट तो लॉसेस में है। बेसिकली ये 2 मेन सेगमेंट है जो प्रॉफिट में है। इनका प्रॉफिट, इन 2 सेगमेंट का प्रॉफिट 9000 है, इनका टोटल लॉस 4000 है। तो इसलिए नेट प्रॉफिट अभी भी 5000 है। यानी कि अगर ये एंटिटी कंबाइंडली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करेंगी तो उस केस में जो यूजर्स हैं दे विल नॉट बी एबल टू गेट ए वेरी फेयर आइडिया रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी। और हो सकता है कि जब हम किसी एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासतौर से एंटिटी की परफॉर्मेंस को देख करके, अगर हम उनकी सिर्फ इसी परफॉर्मेंस को देख करके इन्वेस्ट करें तो हो सकता है कि हमारा डिसीजन उतना स्ट्रांग ना बने। तो यही वजह है कि स्टैंडर्ड इस बात पे स्ट्रेस करता है कि एंटिटी के जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी सेगमेंट हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनकी भी रिपोर्टिंग अलग से होनी चाहिए सो दैट इन्वेस्टर्स कैन गेट ए फेयरर व्यू एंड ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। समझ में आया? तो पहले तो ये पॉइंट आपके समझ में आना चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 17 का जो ताल्लुक है, डील्स विद सेगमेंट रिपोर्टिंग। Standard makes entities almost mandatory to provide segment wise reporting। ये प्रत्येक एंटिटी के लिए जरूरी है कि जो बिजनेस के डिफरेंट सेगमेंट हैं उनकी रिपोर्टिंग वो अलग से करे। सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग का फायदा क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि इट इज हेल्प्स इन व्हाट वी कॉल अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। हम अपने रिस्क और रिटर्न्स को अच्छी तरीके से असेस कर सकते हैं और हम बड़े इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं ताकि हमें नुकसान आदि ना हो। Various segments of the entity are categorized into business और geographical segment। अब किसी एंटिटी के जितने भी सेगमेंट होते हैं या तो वो बिजनेस सेगमेंट होंगे और या फिर उनको हम ज्योग्राफिकल सेगमेंट के हिसाब से डिवाइड करते हैं। जैसे कि अभी मैं ये बता रहा था, ये जो एंटिटी है इसके 5 सेगमेंट हैं। इसका मतलब ये 5 बिजनेस सेगमेंट हैं। ये बिजनेस सेगमेंट माने जाएंगे। ये 5 बिजनेस सेगमेंट माने जाएंगे। इज इट क्लियर टू? बिजनेस सेगमेंट का मतलब है कि
ये सेगमेंट अलग-अलग इसलिए हैं, ये अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज़ की वजह से अलग-अलग है। प्रत्येक सेगमेंट अलग-अलग तरीके के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है या अलग-अलग तरीके की सर्विसेज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है। मैं अलग-अलग तरीके के प्रोडक्ट या अलग-अलग तरीके की सर्विसेज़ या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूँगा, तो उनसे संबंधित रिस्क एंड रिटर्न्स भी जो हैं, वो अलग-अलग पैटर्न के होंगे। पेपर से रिलेटेड पेपर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो रिस्क एंड रिटर्न्स है वो अलग हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू स्टेशनरी या पेन, इजंट इट? तो हम कहते हैं बिजनेस सेगमेंट इज ए डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट compared to other component of the entity in terms of product or service and risk and returns. तो बिजनेस सेगमेंट का मतलब सिंपल वर्ड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क, करेक्ट, रिस्क एंड रिटर्न, सॉरी। तो बिजनेस सेगमेंट, एक तो बिजनेस सेगमेंट होते हैं, यानी कि एक एंटिटी अपने डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट में बांट सकती है, या एक एंटिटी अपने डिफरेंट ऑपरेशन को डिफरेंट सेगमेंट में बांट सकती है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। कोई एंटिटी अपने सेगमेंट्स को अलग-अलग कर सकती है बिज़नेस के हिसाब से, उनको हम बिज़नेस सेगमेंट बोलते हैं। इसी तरह कोई एंटिटी अपने ऑपरेशंस को अलग-अलग कर सकती है ज्योग्राफी की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोई बिज़नेस है, उसके ऑपरेशन इंडिया में भी हैं, एक ऑपरेशन उसका इंडिया में डील करता है, एक ऑपरेशन उसका लेट अस से किसी यूके में डील करता है, एक यूएसए में डील करता है। तो इसका मतलब इसके 3 ऑपरेशन हो गए, लेकिन ये ज्योग्राफिकल एंगल से हमने इनको डिफरेंट सेगमेंट बनाया हुआ है। Is distinguishable component in terms of location of the operation या लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स ड्यू टू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स। जैसे मैंने कहा कि हमारे हमारा कोई बिजनेस है इंडिया में, एक तो हम इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ज्योग्राफिकली ये एक अलग सेगमेंट है। एक हम नेपाल में ऑपरेट कर रहे हैं, ये ज्योग्राफिकली अलग सेगमेंट है। लेकिन इंडिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अलग है, नेपाल का जो है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अलग होगा, इजंट इट और नॉट? तो इस तरीके से एक एंटिटी जो है अपने सेगमेंट्स को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट प्रोडक्शन चैनल्स, डिफरेंट ऑपरेशंस में कैटेगराइज कर सकती है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी भी वो अपने सेगमेंट्स को कैटेगराइज कर सकती है। पहले तो ये मालूम होना चाहिए, करेक्ट। अब मेन चीज आती है रिपोर्टेबल सेगमेंट। हम मान लेते हैं कि किसी एंटिटी ने, कोई एंटिटी है, करेक्ट, इस एंटिटी ने अपने ऑपरेशंस को इतने सारे सेगमेंट्स में डिवाइड करा हुआ है। ये क्या है? डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, चलो एक और बना देते हैं 7। अब इस एंटिटी ने अपने ऑपरेशंस को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड तो करा है, और मैंने अभी तुम्हें बताया डिवाइड जो करा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स करा करा होगा, या ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी कॉल ज्योग्राफी या लोकेशन के हिसाब से उन्होंने अपने ऑपरेशंस को 7 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 7 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ये हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। एक एंटिटी के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, तो क्या हर सेगमेंट की रिपोर्टिंग हमें अलग से करनी होगी? नहीं। अब हमें इसमें से चुनना होगा कि कौन से सेगमेंट हैं जो रिपोर्टेबल हैं। ये तो सेगमेंट्स हैं, लेकिन प्रत्येक सेगमेंट की अलग से रिपोर्टिंग करना जरूरी नहीं होता। इन सेगमेंट में से हमें पहले सेलेक्ट करना होगा कि कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट है। वो हम कैसे करेंगे, अभी वो बात का पॉइंट है। अभी सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी सेगमेंट हैं उनको हमें पहले उसमें से सेलेक्ट करना होगा कि इनमें से रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन से हैं। तो जो रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगे उन रिपोर्टेबल सेगमेंट की हमें अलग से रिपोर्टिंग करनी होगी, यानी कि उन सेगमेंट का रेवेन्यू कितना है, उन सेगमेंट का एक्सपेंस कितना है, इन सेगमेंट का रिजल्ट कितना है, इनके एसेट्स और लायबिलिटी कितनी है। रिपोर्टिंग का ये मतलब है कि हमें अलग-अलग बताना पड़ेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि एक एंटिटी के जितने भी सेगमेंट्स हैं, प्रत्येक सेगमेंट की अलग से रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। उनमें से जो सेगमेंट रिपोर्टेबल की कैटेगरी में आएँगे, केवल उन्हीं की रिपोर्टिंग हमें करनी होगी। करेक्ट? Reportable segment is a business or geographical segment which is identified as a reportable. तो एंटिटी के जो डिफरेंट सेगमेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस या ज्योग्राफी, उनमें से ऐसे सेगमेंट जो रिपोर्टेबल हैं, करेक्ट, उन्हीं को रिपोर्टेबल सेगमेंट कहा जाता है। ए रिपोर्टेबल सेगमेंट नीड्स टू डिस्क्लोज, जैसा कि मैंने कहा, जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है हमें बताना होगा कि उस सेगमेंट का रेवेन्यू कितना है, यानी कि उसका सेगमेंट रेवेन्यू, उस सेगमेंट के एक्सपेंस कितने हैं, उस सेगमेंट का रिजल्ट कितना है, उस सेगमेंट के एसेट्स और लायबिलिटी कितने हैं। इससे पहले कि हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि कोई एंटिटी अपने डिफरेंट सेगमेंट में से
रिपोर्टेबल सेगमेंट को कैसे चुनती है, पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि सेगमेंट रेवेन्यू का क्या मतलब है। सेगमेंट रेवेन्यू का मतलब सिंपली रेफर्स टू द सम ऑफ, वैसे तो सेगमेंट रेवेन्यू का मतलब है कि जो सेगमेंट है उसका रेवेन्यू कितना है, लेकिन जो सेगमेंट है उसने कितना रेवेन्यू कमाया ये कैसे देखेंगे। सिंपली रेफर्स टू द सम ऑफ डायरेक्ट रेवेन्यू ऑफ द सेगमेंट। इस सेगमेंट ने जो भी सामान खुद बेचा, जो उससे रेवेन्यू कमाया, वो उसका डायरेक्ट रेवेन्यू है। रीजनेबली एलोकेटेड रेवेन्यू अमंग द सेगमेंट, कई बार ऐसा होता है एंटिटी ने सामान इकट्ठे बेचा होता है, फिर हम उसको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में बांट देते हैं। तो एंटिटी के द्वारा कमाया गया रेवेन्यू और उसमें से जो रेवेन्यू इस सेगमेंट के हिस्से में आया। सी इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, कभी कभी ऐसा होता है, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू का मतलब एक सेगमेंट ने सामान दूसरे सेगमेंट को बेचा और उससे जो रेवेन्यू कमाया। तो जब हम सेगमेंट रेवेन्यू कहते हैं तो सेगमेंट रेवेन्यू के अंदर ये चीजें शामिल होती हैं, डायरेक्ट रेवेन्यू, रीजनेबली एलोकेटेड रेवेन्यू एंड इंटर सेगमेंट रेवेन्यू। लेकिन जब हम सेगमेंट रेवेन्यू कंप्यूट करते हैं तो तब हम ये चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन सी ये चीजें हैं जो हमें इंक्लूड नहीं करनी होंगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू, कोई अगर इनकम इंटरेस्ट या डिविडेंड के थ्रू अर्न करी गई है तो उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये तुम्हें मेनली मालूम होना चाहिए। इसी तरह गेन्स या लॉसेस ऑफ द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आओ जरा इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सेगमेंट रेवेन्यू की कैलकुलेशन कैसे होती है, ध्यान से समझना है। मैंने एक क्वेश्चन दिया कि कंप्यूट द सेगमेंट रेवेन्यू एंड एंटरप्राइज रेवेन्यू। एंटरप्राइज रेवेन्यू का क्या मतलब है मैं अभी बताऊंगा, हालांकि इसका मतलब है टोटल रेवेन्यू। कंप्यूट सेगमेंट रेवेन्यू एंड एंटरप्राइज रेवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब कोई बिजनेस है, उसके अंदर एक डिवीजन है, डिवीजन का मतलब सेगमेंट सही है, डिवीजन, कंपोनेंट, ऑपरेशन, सेगमेंट, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। कोई डिवीजन ए है, डिवीजन ए ने सेल करी डिवीजन बी को, तो ये जो डिवीजन ए ने रेवेन्यू कमाया, ये कैसे कमाया? ये इंटर सेगमेंट रेवेन्यू है। समझ में आया? क्योंकि उसने दूसरे डिवीजन को बेचा, उससे 3,000 रुपए मिले। अदर सेल्स, डोमेस्टिक सेल, फिर इस डिवीजन ने कुछ सामान बेचा लेकिन ये इंडिया के अंदर डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के अंदर ही बेचा, 1000, उससे कमाए। कुछ हमने एक्सपोर्ट करे, उससे हमने क्या बोलते 4,000 रुपए कमाए। तो ये इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी हुई है। फिर डिवीजन बी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है नेक्स्ट शीट में, शीट नंबर 3 है ये। कहता है जो डिवीजन बी है उसने डिवीजन सी को बेचा, तो जो डिवीजन बी है उसके लिए ये इंटर सेगमेंट सेल्स है। इसी तरह उनकी कुछ एक्सपोर्ट सेल्स रही 2000 की, इसका मतलब जो डिवीजन बी है उनकी कोई डोमेस्टिक सेल नहीं है, सिर्फ एक्सपोर्ट सेल्स है 2000 की, और कुछ उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट को बेच करके कमाया। इसी तरह डिवीजन सी है, उनकी एक्सपोर्ट सेल्स है सिर्फ, कोई इंटर सेगमेंट रेवेन्यू नहीं है, कोई डोमेस्टिक रेवेन्यू नहीं है, सिर्फ एक्सपोर्ट से हासिल कुछ रेवेन्यू है 5000। तो तीनों डिवीजन के तुम्हें कुछ रेवेन्यू दिए हुए हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय डिवीजन ए। जब मैं डिवीजन ए का रेवेन्यू कंप्यूट करूंगा तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, जो कि अभी मैंने तुम्हें बताया था। मैंने बताया था ना, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इनकम शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह डिविडेंड बी ने सॉरी डिवीजन बी ने डिविडेंड के रूप में कुछ इनकम कमाई, इसको भी मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अर्न बाय डिवीजन सी, इसको भी इंक्लूड नहीं करूंगा। ये चीजें हम इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम सेगमेंट रेवेन्यू कंप्यूट करते हैं। अब सेगमेंट रेवेन्यू कैसे कंप्यूट करेंगे, ध्यान से देखो। कैलकुलेशन ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू, ये 3 डिवीजन है, ए, बी और सी। पहले मैं डिवीजन ए का रेवेन्यू कंप्यूट करना चाहता हूं। हमें मालूम है कि डिवीजन ए ने कुछ डोमेस्टिक सेल करी 1000 की, कुछ इन्होंने एक्सपोर्ट सेल करी 4000 की, और डिवीजन ए की कुछ इंटर सेगमेंट सेल भी थी 3000 की। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने उसको ऐड कर दिया और 8000 डिवीजन ए का रेवेन्यू आ गया। इसका मतलब ये सेगमेंट रेवेन्यू है ए का। अब जो बी है उसकी कोई डोमेस्टिक सेल थी नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डैश लिखा। उनकी सिर्फ एक्सपोर्ट सेल है 2000 की, और उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट को बेच करके 1000 कमाए, तो उनका टोटल रेवेन्यू 3000 का हो गया। और सी जो है उसकी कोई डोमेस्टिक सेल नहीं है, कोई उसकी इंटर सेगमेंट नहीं है, सिर्फ 5000 रुपए उन्होंने एक्सपोर्ट से हासिल करे, तो ये इनके रेवेन्यू आ गए। बात समझ में आ गई? अब ध्यान दें। अब इस क्वेश्चन में एक तो लिखा था कि आप सेगमेंट रेवेन्यू कंप्यूट करो, तो ये तो सेगमेंट रेवेन्यू डिवीजन ए का है, ये डिवीजन बी का है, ये डिवीजन सी का है। उसके बाद मैंने लिखा है एंटरप्राइज रेवेन्यू। पहले तो एंटरप्राइज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है ये आप अभी से समझने की कोशिश करें।
एंटरप्राइज रेवेन्यू का पहले तो एंटरप्राइज वर्ड है। एंटरप्राइज का मतलब होता है टोटल एंटिटी ने कितना कमाया। यहाँ हम सेगमेंट नहीं देख रहे वैसे तो, लेकिन सेगमेंट देखने पड़ेंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इसका मतलब है एंटिटी का टोटल रेवेन्यू। लेकिन उससे भी बड़ा पॉइंट क्या है? एंटरप्राइज रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल सेल्स ओनली। एक्सटर्नल सेल्स ओनली, जो आपने एक्सटर्नल सोर्सेस से रेवेन्यू हासिल करा। इसका भी क्या मतलब है, ध्यान से देखो। जैसे कि पहले हम डिवीजन ए के बारे में बातचीत करें। डिवीजन ए ने एक तो डोमेस्टिक सेल करी है, एक 4000 की एक्सपोर्ट सेल करी है। एक्सटर्नल सेल्स का मतलब ये नहीं कि देश के बाहर जो सेल करी है। एक्सटर्नल सेल्स का मतलब होता है इंटर सेगमेंट सेल के अलावा जो हमारी सेल है। यानी कि जब भी हम एक्सटर्नल रेवेन्यू कंप्यूट करेंगे, इंटर सेगमेंट सेल को कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब ए की जो डोमेस्टिक सेल्स हैं और जो उनकी एक्सपोर्ट के द्वारा सेल्स है, केवल उसी को मैंने कंसीडर करा, तो ये डिवीजन ए की एक्सटर्नल सेल्स मानी जाएंगी। जो हमने एक्सटर्नल का मतलब है कि जो हमने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को बेच करके रेवेन्यू नहीं कमाया, बल्कि हमने बाहर, चाहे वो हमने देश के अंदर बेचा हो चाहे देश के बाहर बेचा हो, लेकिन हमने बाहर वालों को बेचा। तो ये ए का एक्सटर्नल सेल्स है। इसी तरह बी की देखेंगे। बी की टोटल सेल्स एक्सपोर्ट के थ्रू 2000 की हैं, या रेवेन्यू 2000 का है, और इंटर सेगमेंट रेवेन्यू 1000 का। तो इंटर सेगमेंट रेवेन्यू में हटा दूंगा तो मैं कहूंगा कि बी का जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो 2000 का है। इसी तरह सी का जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो 5000 का है। इन तीनों को मैं टोटल कर दूं तो मैं कहूंगा एंटरप्राइज का एक्सटर्नल रेवेन्यू 12000 का है। तो जब भी एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ एंटरप्राइज कंप्यूट करेंगे, इंटर सेगमेंट सेल को नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। करेक्ट। हालांकि जब हम सेगमेंट का रेवेन्यू कंप्यूट करते हैं तो तकरीबन सारे रेवेन्यू हम लेते हैं, लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट, डिविडेंड, या अगर हम कोई प्रॉफिट हासिल करते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह के थ्रू, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट पहले आपको समझ में आना चाहिए। इसी तरह सेगमेंट एक्सपेंस का क्या मतलब है? तो सेगमेंट एक्सपेंस इज सम ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, reasonably allocated expenses, and expenses on inter segment transactions। करेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम सेगमेंट एक्सपेंस कंप्यूट करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस को कंसीडर नहीं करेंगे, कोई भी इनडायरेक्ट खर्चा है उसको नहीं लेंगे, कोई लॉसेस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको भी नहीं लेंगे, कोई इनकम टैक्स हमने पे करा है उसको भी नहीं लेंगे, कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे करे हैं तो उसको भी नहीं लेंगे। जैसे कि आप यहाँ समझने की कोशिश करो। जैसे मान लेते हैं, क्वेश्चन में मैंने दिया है कंप्यूट सेगमेंट एक्सपेंसेस। मान लेते हैं कोई सेगमेंट है, कोई डिवीजन है, उसके बारे में, ये डिवीजन है, एक तो फूड डिवीजन है, और 4500 रुपए के फूड डिवीजन एक्सपेंसेस, 4500 फूड डिवीजन के एक्सपेंसेस, 4500 के। पैकिंग डिवीजन एक्सपेंसेस, पैकिंग डिवीजन है कोई, उसके खर्चे 2500 के। कोई हेल्थ डिवीजन है, उसके खर्चे 3500 के। इसके अलावा तुम्हें क्या दिया हुआ है? मैनेजर सैलरी हु वर्क्स फॉर ऑल द डिवीजन। अब कोई मैनेजर है, वो सारी डिवीजन के लिए काम करता है, एंड स्पेंड्स इक्वल टाइम ऑन ऑल द डिविजन्स, और वो सारी डिवीजन में इक्वल टाइम देता है। टोटल 3 डिवीजन है और इसका खर्चा 300 है। तो ये 300 रुपए को मैं तीनों डिवीजन में बांट दूंगा, तो 100 रुपए का खर्चा मैनेजर सैलरी का भी आएगा। उसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंस से मैंने बताया, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय फूड डिवीजन, अगर मैंने कोई लोन वगैरह लिया है उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह पे करा है तो उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह कोई लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको भी कंसीडर नहीं करा जाएगा। इसी तरीके से कोई लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक हो गया, उसको भी हम नहीं लेंगे। तो मैंने बताया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस पे नहीं लेते हैं, तो इन खर्चों को हमें कंसीडर नहीं करना है। अब मैं कंप्यूट करूंगा इन तीनों डिवीजन के एक्सपेंसेस। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट वी कॉल सेगमेंट एक्सपेंसेस, डिवीजन एफ, डिवीजन पी। करेक्ट। ये पैकिंग डिवीजन है, ये हेल्थ डिवीजन है, फूड डिवीजन है। जो क्वेश्चन में लिखा है फूड डिवीजन के एक्सपेंस, इसका मतलब ये तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है फूड डिवीजन के, जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है फूड डिवीजन से। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस तुम्हें दिए हुए हैं 4500, 2500 और 3500। फूड डिवीजन के खर्चे, पैकिंग डिवीजन के खर्चे, हेल्थ डिवीजन के खर्चे, ये तो डायरेक्टली हैं। फिर है रीजनेबली एलोकेबल एक्सपेंस। मैंने बताया ना, मैनेजर की सैलरी 300 रुपए की थी, अब उसको हमें एलोकेट करना पड़ेगा क्योंकि वो तीनों डिवीजन के लिए अपनी सर्विसेज दे रहा है।
तो इक्वली हमने उसको एलोकेट कर दिया 100 100 100। तो इस तरह हम कह सकते हैं डिवीजन एफ के खर्चे 4600, डिवीजन एफ के खर्चे 2600, डिवीजन एच के खर्चे 3600 के आ गए। इसी तरीके से फिर है सेगमेंट एसेट। सेगमेंट एसेट्स आर ऑपरेटिंग एसेट्स, दैट इज assets that are being used in the operating activities। तो सेगमेंट के जो एसेट्स हैं सिंपल वर्ड्स में वो कौन कौन से माने जाएंगे? एक तो जो डायरेक्टली एसोसिएटेड खर्चे हैं और जो रीजनेबली एलोकेट करे हैं। हालांकि जब सेगमेंट एसेट्स हम कंप्यूट करते हैं तो इसमें लोन्स या इन्वेस्टमेंट या इनकम टैक्स एसेट को हम कंसीडर नहीं करते हैं, करेक्ट। अब इससे रिलेटेड मैंने एक केस स्टडी दी है, जैसे कि एक 3 डिवीजन है ए बी एंड सी और उनके एसेट्स तुम्हें दिए हैं 100 200 एंड 300। फिर मैंने यहां पर लिखा है कि 10% ऑफ एसेट्स ऑफ ए डिवीजन इज डेफर्ड टैक्स एसेट। वो कहता है कि ये जो इनके एसेट्स हैं उसमें से 10% डेफर्ड टैक्स एसेट है। AS22 स्टैंडर्ड आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ें, उसमें मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में बताया है। इनकम टैक्स इफेक्ट की वजह से कई बारी डेफर्ड टैक्स एसेट का जन्म होता है। डेफर्ड टैक्स एसेट ये इनकम टैक्स की वजह से है। और अभी अभी मैंने लिखाया भी था कि जो इनकम टैक्स एसेट है जिसमें कि डेफर्ड टैक्स एसेट शामिल है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि मैं 10% हटाऊंगा, जो बच जाएंगे वो इनसे रिलेटेड एसेट माने जाएंगे। यानी कि डिवीजन ए के टोटल एसेट 100 है लेकिन मैंने 10% DTA डेफर्ड टैक्स एसेट हटा दिया तो इस सेगमेंट के एसेट 90 माने जाएंगे। इसी तरह 200 में से 10% 20 मैंने हटाया 180, 300 में से मैंने 30 हटा दिया 10% 270, तो ये इनके सेगमेंट एसेट माने जाएंगे। इसी तरह से हर सेगमेंट की आप लायबिलिटीज भी कंप्यूट करेंगे। सेगमेंट लायबिलिटीज आर ऑपरेटिंग लायबिलिटीज एंड कंप्राइज ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लायबिलिटी एंड रीजनेबली एलोकेटेड लायबिलिटी। यहां तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब आपको मीनिंग पता लग गया, सेगमेंट रेवेन्यू क्या है, सेगमेंट एक्सपेंस क्या है, सेगमेंट एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, करेक्ट। अब हम आते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट पर। रिपोर्टेबल, अब ये कैसे सिलेक्ट करते हैं, एक एंटिटी कैसे सिलेक्ट करती है कि ये जो सेगमेंट है रिपोर्टेबल है या नहीं। A segment shall be categorized as reportable segment if it satisfies any of the following criteria। अब ये जितने भी क्राइटेरिया, इनफैक्ट 3 क्राइटेरिया तुम्हारे सामने आएंगे, करेक्ट। अगर इन 3 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए तो हम उस सेगमेंट को रिपोर्टेबल मानेंगे और उसकी रिपोर्टिंग हमें अलग से करनी होगी। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? सेगमेंट रेवेन्यू क्राइटेरिया। जाहिर है कि सेगमेंट रेवेन्यू क्राइटेरिया है तो इसमें हमें सेगमेंट रेवेन्यू को ध्यान देना होगा। ये क्राइटेरिया क्या कहता है कि इफ सेगमेंट रेवेन्यू इज 10% और मोर ऑफ टोटल रेवेन्यू, इफ सेगमेंट रेवेन्यू इज 10% और मोर ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा उसमें एक्सटर्नल और इंटर सेगमेंट रेवेन्यू कंसीडर करा जाएगा, करेक्ट। इस पॉइंट को समझाने के लिए सपोज कोई एंटिटी है, करेक्ट, और उसके 3 डिवीजन है, 3 सेगमेंट है ए बी सी, करेक्ट। हम मान लेते हैं कि ये जो डिवीजन है इसका जो टोटल रेवेन्यू है, सिंप्लिसिटी के लिए 100 मान लेते हैं। इसका टोटल रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट का रेवेन्यू जो है 100 है, इसका 200 है और सिंप्लिसिटी के लिए इसका 300 है। तो हम कहेंगे टोटल रेवेन्यू कितना है? 600 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं क्या करूंगा, मैं परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देखूंगा। इस सेगमेंट का रेवेन्यू 100 है और एंटरप्राइज का टोटल रेवेन्यू 600। अब ये परसेंटेज मैंने कंप्यूट करी, अगर ये परसेंटेज 10% है या उससे ज्यादा है तो इस सेगमेंट को मैं रिपोर्टेबल सेगमेंट मानूंगा। इसी तरह मैं इसकी भी परसेंटेज कंप्यूट करूंगा और मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या ये परसेंटेज 10% से ज्यादा, 10% या उससे ज्यादा, 10% भी होगा तो तब भी रिपोर्टेबल माना जाएगा, 10% या उससे ज्यादा होगा तो इसको रिपोर्टेबल माना जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब सेगमेंट रेवेन्यू में हमें सिर्फ ये देखना होगा कि जो सेगमेंट का रेवेन्यू है वो 10% या उससे ज्यादा है या नहीं। और लेकिन ध्यान ये रखना कि जब टोटल रेवेन्यू लेंगे तो
ना सिर्फ बाहरी सोर्सेज से जो हमने रेवेन्यू अर्न करा है उसको कंसीडर करा जाएगा, बल्कि इंटर सेगमेंट रेवेन्यू को भी कंसीडर करा जाएगा। इस पॉइंट को अभी जब हम मेन क्वेश्चन लेंगे तो उसमें डीपली भी समझने की कोशिश करेंगे। अब है सेगमेंट रिजल्ट क्राइटेरिया। सेगमेंट रिजल्ट क्राइटेरिया थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो, रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट, सेगमेंट प्रॉफिट, करेक्ट। यानी कि सेगमेंट रेवेन्यू में से सेगमेंट एक्सपेंस माइनस करने के बाद तुम्हें सेगमेंट का रिजल्ट पता लगेगा। अब रिजल्ट प्रॉफिट भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। मैंने क्या लिखा है, सेगमेंट रिजल्ट इज 10% और मोर। तो क्राइटेरिया तो वही है, अगर किसी सेगमेंट का रिजल्ट टोटल रिजल्ट का 10% है या उससे ज्यादा है तो वो रिपोर्टेबल माना जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको कंप्यूट करना इतना आसान नहीं होता और इसमें गलतियां हो सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें। मान लेते हैं 3 सेगमेंट है, 1 2 3, ये 3 सेगमेंट है, करेक्ट। और इन तीनों सेगमेंट के रिजल्ट मैंने तुम्हें दे दिए। मान लेते हैं इसका 100 लॉस है, इस सेगमेंट का प्रॉफिट है 100 और इस सेगमेंट का भी प्रॉफिट है 100। अब मैं इसमें परसेंटेज कैसे कंप्यूट करूंगा? क्या मैं इन सबका टोटल ले लूं? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं प्रॉफिट का टोटल करूंगा। प्रॉफिट केवल इन दोनों सेगमेंट ने कमाया, 100 प्लस 100 200। फिर मैं लॉस का टोटल करूंगा, लॉस केवल इसी सेगमेंट का है, 100। अब मैं ये देखूंगा कि इन दोनों में से हायर कौन सा है। हायर फिगर कौन सी है? जाहिर है कि 200 जो है वो हायर फिगर है। यानी कि सेगमेंट रिजल्ट कंप्यूट करते समय जब तुम परसेंटेज कंप्यूट करोगे तो तुम कैसे करोगे? पहले आप प्रॉफिट का टोटल अलग से कर लोगे कहीं रफ में, फिर आप लॉस का टोटल अलग से कर लोगे, फिर आप ये देखोगे इन दोनों में से कौन सी फिगर बड़ी है। जो फिगर बड़ी होगी उसी पर आप परसेंटेज कंप्यूट करेंगे। इसका क्या मतलब है? जैसे कि अब मुझे इस सेगमेंट की परसेंटेज कंप्यूट करनी है, तो इस सेगमेंट का रिजल्ट 100 है। अब मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप सीधा 100 लिखोगे। इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है, अब आप उसके खिलाफ परसेंटेज देखोगे। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, जो मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इसी तरह इस सेगमेंट का भी अब मुझे परसेंटेज देखनी है, तो 100 मैंने लिखा और जो बड़ी संख्या है इन दोनों में से उस पर मैं इसको बेस करूंगा। यानी कि जो मैं परसेंटेज कंप्यूट करूंगा सेगमेंट रिजल्ट के केस में, मुझे देखना पड़ेगा पहले टोटल ऑफ लॉस कितना है, टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना है, और जो बड़ी संख्या होगी उसी को बेस माना जाएगा परसेंटेज कंप्यूटेशन के लिए। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि मैंने कहा जब आगे मेन क्वेश्चन करेंगे तो इसके बारे में भी चर्चा आएगी। हालांकि मैंने यहां लिख दिया है, परसेंटेज शुड बी बेस्ड अपॉन आइदर एग्रीगेट ऑफ टोटल प्रॉफिट या फिर एग्रीगेट ऑफ टोटल लॉस, विच एवर इज हायर। यानी कि जो परसेंटेज आप कंप्यूट करोगे वो उस फिगर पे करोगे, लॉस या प्रॉफिट की फिगर पे करोगे जो भी बड़ी फिगर होगी। फिर सेगमेंट एसेट का क्राइटेरिया भी वही है कि सेगमेंट एसेट जो है वो 10% होने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए टोटल सेगमेंट एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। अब जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ में ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाएंगी। केस स्टडी 4 को देखो। टीएक्सएम लिमिटेड नाम की कोई एंटरप्राइज है, ऑपरेट्स थ्रू सेगमेंट्स और उसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ए बी सी डी, ये डी है, ई एफ जी एच। तो ये सारे सेगमेंट मैंने लिख दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और मैंने यहाँ टोटल का एक कॉलम भी बनाया। क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है कि जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनके पहले रेवेन्यू दिए। वन, रेवेन्यू। एक्सटर्नल सेल्स का मतलब मैंने बताया था, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे एक्सपोर्ट्स के द्वारा करी गई हो। सेगमेंट ए की कोई भी एक्सटर्नल सेल्स नहीं है, लेकिन बी की है, सी की भी है, डी की भी है, ई की, एफ की, जी की, सभी की है। एक्सटर्नल सेल्स का टोटल 400 है। ISS का मतलब यहाँ इंटर सेगमेंट सेल्स है। इंटर सेगमेंट सेल्स का मतलब है कि एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को बेचा, ये 100 है। फिर ये 60 है, 30 है एंड सो ऑन, और इंटर सेगमेंट सेल्स 200 है। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल सेगमेंट रेवेन्यू ऑफ दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू 100 है। इस सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू 315 है। इस सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू 45 है। इसका टोटल रेवेन्यू 15, इसका 15, इसका 50, इसका 25, इसका 35।
अब ये एंटरप्राइज का टोटल रेवेन्यू। एंटरप्राइज का टोटल रेवेन्यू का मतलब है सारे सेगमेंट का एक्सटर्नल रेवेन्यू प्लस इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, ये एंटरप्राइज का टोटल रेवेन्यू। इस पर आप परसेंटेज का पहले तो कंप्यूट करेंगे। जब मैं सेगमेंट रेवेन्यू क्राइटेरिया के थ्रू ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या ये सेगमेंट रिपोर्टेबल है या नहीं है, ये अभी यहां तक क्वेश्चन का ही पार्ट है, लेकिन मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखो। अब मैं मान लेते हूं सेगमेंट रेवेन्यू क्राइटेरिया चेक करना चाहता हूं कि सेगमेंट रेवेन्यू के थ्रू कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट है, कौन सा नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो टोटल सेगमेंट रेवेन्यू देखना पड़ेगा। टोटल सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू, इसके लिए जो सेगमेंट की एक्सटर्नल सेल्स है प्लस जो इंटर सेगमेंट सेल्स है उसको मुझे देखना पड़ेगा। करेक्ट। जैसे कि ए है तो इसका टोटल कितना है, 100 है। ये तो इस सेगमेंट का है। और टोटल एंटरप्राइज का कितना है, टोटल सेगमेंट रेवेन्यू ऑफ एंटरप्राइज, मैंने लिखा नहीं है, ऑफ एंटरप्राइज। इस एंटरप्राइज का टोटल सेगमेंट रेवेन्यू कितना है। तो हर सेगमेंट का मैंने जो टोटल करा, करेक्ट, इसको मैं टोटल करूं तो वो 600 आ रहा है, यानी कि पूरी एंटरप्राइज का रेवेन्यू कितना है, 600 है। टोटल ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू का मतलब हो गया एंटरप्राइज का टोटल कितना है, 600 है। अब मैं परसेंटेज सेगमेंट रेवेन्यू की कंप्यूट करूंगा। तो सेगमेंट रेवेन्यू की परसेंटेज कैसे कंप्यूट करेंगे, पहले इस सेगमेंट को हमने देखा, ए को 100 डिवाइडेड बाय 600। ए का टोटल सेगमेंट रेवेन्यू कितना है, 100 है। करेक्ट। उसको मैंने पूरे एंटरप्राइज का जो टोटल है 600 उससे डिवाइड करा, इनटू 100 करके मैं परसेंटेज देखूंगा तो ये 17% आ रही है। इसका मतलब है ये सेगमेंट रिपोर्टेबल माना जाएगा, यस इट इज रिपोर्टेबल। इसी तरह जो सेगमेंट बी है, सेगमेंट बी का एक्सटर्नल और इंटर सेगमेंट रेवेन्यू मिला करके 315 है, यानी कि इस सेगमेंट का रेवेन्यू 315 है। और पूरी एंटरप्राइज का टोटल सेगमेंट रेवेन्यू 600 है। यानी कि जब हम सेगमेंट क्राइटेरिया देखेंगे तो हम ये देखेंगे पर्टिकुलर सेगमेंट का रेवेन्यू कितना है, चाहे वो इंटरनल सोर्सेज से हो चाहे वो इंटर डिपार्टमेंटल से हो। टोटल सेगमेंट का रेवेन्यू तो हमने देखना ही है, और फिर एंटरप्राइज का जो टोटल रेवेन्यू है उससे हम डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लेंगे। इसी तरह से आप बाकी सेगमेंट का भी कर सकते हो। तो इस केस में ये 53% आई, ये भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है, लेकिन यहाँ 8 आ रहा है। तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक अभी तक सी रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है और एच भी नहीं। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में अगला दिया है सेगमेंट रिजल्ट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट रिजल्ट जो है, देखो यहां तो लिखा है 5, ये क्या है, पॉजिटिव है। ये लॉस दे दिया 90, फिर ये 15 पॉजिटिव है, फिर 5 नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव। अब सेगमेंट रिजल्ट क्राइटेरिया अप्लाई कैसे करेंगे, यहां देखो ध्यान से, ये पॉइंट समझने वाला। सेगमेंट रिजल्ट क्राइटेरिया देखने के लिए पहले तो आप जो प्रॉफिट वाले डिपार्टमेंट है, जो प्रॉफिट वाले सेगमेंट है, 5, 15, 8, 5 और 7, इनको आप ऐड कर लो पॉजिटिव फिगर्स को, ये टोटल आपका 40 आ जाएगा। फिर आप लॉस वाले सेगमेंट को देखो, जो आपके लॉसेस है, ये 90 लॉस है, ये 5 है, फिर ये 5 है, तो टोटल 100 आ गया। तो एग्रीगेट लॉस कितना आ गया, 100 आ गया। यहां प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप टोटल लिखें। अब इन दोनों में से हायर फिगर 100 है, यानी कि जो आपकी परसेंटेज अब बेस्ड होगी वो 100 पर होगी। जैसे कि इसका सेगमेंट रिजल्ट 5 है, अब मैं क्या करूंगा, 5 डिवाइडेड बाई 100, इन दोनों में से जो बड़ी फिगर है उसके अगेंस्ट परसेंटेज कंप्यूट करूंगा, 5%। इसी तरह जो दूसरा सेगमेंट है उसमें लॉस है, लेकिन जब मैं इसकी परसेंटेज कंप्यूट करूंगा तो 90 डिवाइडेड बाई 100 करूंगा। बात समझ में आ गई। सेगमेंट रिजल्ट के केस में जब आप परसेंटेज कंप्यूट करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस में जो बड़ी फिगर है उस बड़ी फिगर को आपने बेस मानना है और उसी के खिलाफ आप सारी परसेंटेज कंप्यूट करेंगे। यहां आपको प्लस माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप परसेंटेज देखें। अब बिकॉज परसेंटेज 5% है तो ये तो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है इस क्राइटेरिया के मुताबिक, लेकिन ये पहला क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर ही चुका है ना डिपार्टमेंट ए। एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट माना जाएगा। करेक्ट। इसी तरह फिर डिपार्टमेंट वाई,
डिपार्टमेंट का मतलब सेगमेंट से है। 90% है तो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ये पहले भी रिपोर्टेबल था, करेक्ट? यानी कि पहला क्राइटेरिया भी इससे सेटिस्फाई कर दिया, दूसरा भी कर दिया। इसी तरह डिपार्टमेंट सी जो है, उसने इससे पहले का क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई नहीं करा था सेगमेंट रेवेन्यू का, लेकिन ये वाला क्राइटेरिया उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया है। डिपार्टमेंट डी ने पहले क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करा था, लेकिन अब कर दी, अभी भी नहीं करा है। इन और ये बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है, इन्होंने पहले भी सेटिस्फाई नहीं करा था, अभी भी नहीं करा, क्योंकि इनकी परसेंटेज 10% से कम है, करेक्ट? तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक हम कह सकते हैं, अच्छा एक मिनट, अभी सेगमेंट एसेट का हमने नहीं लिया, सेगमेंट एसेट को भी ले लेते हैं। सेगमेंट एसेट पे कुछ नहीं करना, जो सेगमेंट के एसेट हैं पहले तो उनको देखो। ये सेगमेंट के एसेट है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये सेगमेंट के एसेट है, उनको आप टोटल कर दो बस। 15 डिवाइडेड बाय 100, 47 डिवाइडेड बाय 100, 5 डिवाइडेड बाय 100 एंड सो ऑन। इस तरह आप परसेंटेज कंप्यूट करोगे। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली परसेंटेज लिख दी है, तो वो ए की 15%, 47 एंड सो ऑन आ रही है। तो इसमें से ये रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल, ये नो, ये यस, ये नो, नो, नो। अगर आप तीनों सेगमेंट को देखेंगे, तीनों सेगमेंट को देखने के बाद हम एक नतीजे पर पहुंचे कि ए तो रिपोर्टेबल सेगमेंट है, क्योंकि उसने पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई करा था और तीसरा भी कर दिया है, करेक्ट? खाने की कोई भी एक क्राइटेरिया कर दे तो रिपोर्टेबल है। बी भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है, क्योंकि बी ने तो बल्कि तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिए। सी, उसने दूसरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया था, इसलिए रिपोर्टेबल है। और डी ने अभी अभी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करा, इसलिए डी भी रिपोर्टेबल है, लेकिन बाकी कोई भी सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं है। यानी कि इन तीनों क्राइटेरिया के बल पर अब हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि ए, बी, सी एंड डी आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। वैसे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना ही है, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताना होता है, तो एक्स्ट्रा बताने के लिए अब मैंने क्या करा, ध्यान से सुने। एक्स्ट्रा बताने के लिए ये फाइनर पॉइंट्स मैंने लिखा है, इसका मतलब ये एडवांस लेवल का थोड़ा पॉइंट। किसी कारण से मैंने तुमसे पूछा एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टिंग सेगमेंट, ये आर एस रिपोर्टिंग सेगमेंट है, एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है? देखो यहां पर एक्सटर्नल रेवेन्यू का मतलब होता है इंटर सेगमेंट सेल के अलावा जो रेवेन्यू, जैसे ए का तो नहीं है, लेकिन बी का 255 है, इसका 15 है, इसका 10 है, इसका ये, वैसे तो टोटल 400 है, लेकिन मैंने लिखा क्या है, मैंने कहा जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट ए, बी और सी और डी है, लेकिन ए का कोई एक्सटर्नल रेवेन्यू नहीं है, बी का 255 है एक्सटर्नल का, इंटर सेगमेंट मैंने हटा दिया। इसी तरह सी का 15 है, इसका 10 है। बी का 255 है, सी का 15 है, इसका 10 है। मैंने इंटर सेगमेंट नहीं लिया। इसी कारण से मैंने तुमसे पूछा कि जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है, 280 है। इस इन सबको टोटल कर दूं, इन सबको मैंने टोटल कर दिया 280। फिर मैंने तुमसे पूछा एंटरप्राइज का टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना। अगर आप एंटरप्राइज का टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू देखेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, तो एंटरप्राइज का टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू 400 है। ये मैंने तुमसे किसी कारण से पूछा, लेकिन मैं क्यों पूछ रहा हूं अब ये मैं अगली शीट में बताता हूं, ठीक है? जो हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू 280 है, और जो एंटरप्राइज है उसका टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू 400 है। इसको मैंने किनारे कर दिया। परसेंटेज ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू, फिर मैंने आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट विज का मतलब होता है अगेंस्ट एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ ऑल द सेगमेंट। अब मैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा हूं, जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू जो कि 280 है, करेक्ट, उसकी परसेंटेज क्या है अगर मैं आपको कहूं टोटल जो एंटरप्राइज का एक्सटर्नल रेवेन्यू है, टोटल एंटरप्राइज का एक्सटर्नल रेवेन्यू 400 है, जो मैंने आपको बताया। यानी कि जो टोटल एंटरप्राइज का एक्सटर्नल रेवेन्यू है और जो टोटल है रिपोर्टेबल सेगमेंट का एक्सटर्नल रेवेन्यू वो 280 है, तो इसका मतलब ये परसेंटेज 70% आ रही है, करेक्ट? इसका मतलब जो रिपोर्टेबल सेगमेंट का एक्सटर्नल रेवेन्यू है दैट इज 70% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ द एंटरप्राइज। अब मैं क्या कह सकता हूं कि एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टिंग सेगमेंट इज लेस देन 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ सेगमेंट, क्योंकि ये 70% है। और
एंटरप्राइज का जो टोटल रेवेन्यू है, जाहिर है कि उसके 75% से ये कम है, लेकिन ये 75% की सीमा की बात मैंने क्यों करी? इसलिए करी क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है, एक बार अगर किसी एंटिटी ने अपने रिपोर्टेबल सेगमेंट डिसाइड कर लिए, तो आप क्या करो, उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू देखो, उस एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल करो और एंटरप्राइज का जो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू है, उससे कंपेयर करो। देखो कि क्या ये परसेंटेज 75% से ज्यादा आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब इस एंटिटी को कुछ और सेगमेंट चुनने होंगे रिपोर्टेबल। वो हम रैंडमली भी चुन सकते हैं, यानी कि इस एंटिटी को सम मोर रिपोर्टेबल सेगमेंट शुड बी ट्रेस्ड आउट, यानी कि इनको कुछ और रिपोर्टेबल सेगमेंट ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा क्यों ढूंढने पड़ेंगे? क्योंकि जो इनके रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं, उनका जो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू है, वो एंटरप्राइज का जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है उसके 75% से कम है, सिर्फ 70% है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में स्टैंडर्ड कहता है कि एंटिटी को जो है और रिपोर्टेबल सेगमेंट ढूंढने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फिर केस स्टडी 5 में क्या है? वो कहते हैं जे क्यू एस लिमिटेड नाम की कोई एंटिटी है, 3 सेपरेट कंपोनेंट्स यानी कि डिविजन हैं, एक्स है, वाई एंड जेड है। टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी आर 10 करोड़। इस कंपनी के टोटल एसेट 10 करोड़ के हैं। कहते हैं सेगमेंट एक्स हैज एसेट वर्थ रुपीज 2 करोड़, Y is having assets worth rupees 3 crore. Z is having 5 crore worth of asset. फिर कहते हैं DTA deferred tax asset included in the assets of X, Y and Z are 0.50 करोड़, 0.40 करोड़, 0.3। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी कर ही चुके हैं। वो कहता है ये जो इनके एसेट्स हैं उसके अंदर कुछ डेफर्ड टैक्स एसेट भी हैं, तो उनको आप हटा दोगे, सिर्फ सेगमेंट एसेट आपने कंप्यूट करने हैं। एक्स वाई जेड 3 डिवीजन है, उनके एसेट आपको लिखे हुए हैं 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। और तुम्हें दिया ही हुआ है कि इन एसेट्स के अंदर डेफर्ड टैक्स एसेट जो एक्स है उसमें 0.50 है, वाई में 0.40 है, इसमें 0.30 है। तो अगर ये मैं इसमें से हटा दूं तो ऑपरेटिंग एसेट बच जाएंगे 1.50, 2.60, 4.70। इनका आप टोटल करेंगे 8.80 आ जाएगा। करेक्ट? अब 1.50 को 8.80 से डिवाइड करेंगे तो 17.04% आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है। 2.60 को 8 पॉइंट इससे करेंगे 29 आ रहा है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है। तो इस केस में तीनों ही रिपोर्टेबल है। वो कहता है आप ये पता करो इसमें से कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जा चुका है। करेक्ट? एफएक्स लिमिटेड वो कहता है एफ एम एक्स लिमिटेड हैज 10 सेगमेंट, इसके 10 सेगमेंट है। सेगमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ए बी सी डी ई एफ जी ये कितने हो गए टोटल? 3 और 3 6 7, तो ये हो गए 2 सेगमेंट, ये हो गए और 10। तो इसका टोटल 10 सेगमेंट है। अब आपको यहां पर क्या दिया हुआ है? वो कहते हैं रेवेन्यू दिया है 5% ईच इज इक्वल टू 35%। ये जो 7 सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो 5% है, तो टोटल 35% है। 5%, 5% इंटू 7 तो 35% ऑब्वियसली। जो एच और आई सेगमेंट है, इन दोनों सेगमेंट में रेवेन्यू 20% ईच है, तो इनका टोटल रेवेन्यू 40% हो गया, और जो जे है उसका 25% हो गया। फिर तुम्हें दिया हुआ है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, यानी कि सेगमेंट रिजल्ट। पीएनएल का मतलब रिजल्ट। 5% है इन डिपार्टमेंट का या इन सेगमेंट का, और इन सेगमेंट का 25% ईच है, और जो सेगमेंट जे है उसका 15% है, और सेगमेंट एसेट तुम्हें दिए। क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि जो 3 क्राइटेरिया होते हैं, सेगमेंट रिकग्नाइजेशन, सेगमेंट रेवेन्यू क्राइटेरिया, सेगमेंट रिजल्ट क्राइटेरिया और सेगमेंट एसेट क्राइटेरिया, इनको अप्लाई करके बताओ कि इसमें से कौन से जो हैं वो रिपोर्टेबल हैं। सपोज इस क्राइटेरिया को हम लेते हैं। पहले तो मैंने सारे डिपार्टमेंट के नाम लिख दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, सब मैंने नाम लिख दिए। सेगमेंट रिजल्ट को जरा देखें। सेगमेंट रिजल्ट क्राइटेरिया को मैंने पहले लिखा। सेगमेंट रिजल्ट के लिए मुझे यहां देखना पड़ेगा, बिकॉज इन सातों डिपार्टमेंट का 5% है, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से, सेगमेंट रिजल्ट के क्राइटेरिया के हिसाब से, ये रिपोर्टेबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है।
क्योंकि ये 7 डिपार्टमेंट का 5% है, लेकिन डिपार्टमेंट एच और आई की तरफ हम आते हैं। एच और आई का 25% है, तो एच और आई जो है वो रिपोर्टेबल है इस क्राइटेरिया के हिसाब से, और जे का तो खैर 15% है, ये भी रिपोर्टेबल है। सेगमेंट, अच्छा पहले सेगमेंट रेवेन्यू लिखा था मैंने, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है, बात ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही आएगी। अब रेवेन्यू को ले लेते हैं, एक्चुअली एस आर है सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट मैंने यहाँ लिखा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब रेवेन्यू को ले तो तब भी वही सिचुएशन आएगी, क्योंकि इन सब का तो 5% है, तो 5% है, 10% से कम है, तो ये जो ए से लेकर के जी तक, ये तो क्या बोलते हैं, नो नो हो जाएंगे। और एच और आई का 20% है, वो यस हो जाएगा, जे का 25% है, वो भी यस हो जाएगा। सेम सिचुएशन सेगमेंट रिजल्ट क्राइटेरिया में भी होगी, करेक्ट। अब इस क्राइटेरिया को देखते हैं सेगमेंट एसेट को, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से इन 7 डिपार्टमेंट का जो है 8% है, तो ए से लेकर के जी तक तो नो आ जाएगा, और इसका 20% है वो यस यस आ जाएगा, इसका 4% है नो आ जाएगा। लेकिन कुल मिला के नतीजा ये निकला कि एच, ये डिपार्टमेंट यहां से लेके यहां तक, क्योंकि इन्होंने कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कराया, तो ये रिपोर्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब एच, आई और जे रिपोर्टेबल सेगमेंट है, करेक्ट, अदर्स आर नॉट रिपोर्टेबल सेगमेंट। और जस्ट समझाने के लिए अगर मैं फाइनल पॉइंट्स को देखूं, इनका एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है, एच का 20% है, क्योंकि यहां सिर्फ क्वेश्चन में तुम्हें परसेंटेज दी है, तो मैंने सिर्फ डायरेक्टली ये ली, 20% रेवेन्यू है एच का, आई का भी 20% है, और जे का 25% है। यानी कि जो सेगमेंट आपने सेलेक्ट करे हैं उनका रेवेन्यू 65% है, जो कि एंटरप्राइज के टोटल रेवेन्यू 75% की थ्रेश होल्ड लिमिट से कम है। तो इसलिए इस एंटिटी को कुछ और रिपोर्टेबल सेगमेंट ढूंढने होंगे। इज इट क्लियर टू यू? यही पॉइंट मैंने यहां पर बताया। सिंस एग्रीगेट एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट इज 65% ओनली, दैट इज लेस देन 75% of external revenue of all the segments, some additional reportable segments must be identified. तो जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे मॉड्यूल में थे, केस स्टडी के थे, वो हमने कवर कर दिए हैं। तो इस स्टैंडर्ड को खत्म करने के बाद ऑफ कोर्स हमेशा की तरह अब हम आपसे अलविदा चाहेंगे, और नेक्स्ट सेशन में फिर किसी नए स्टैंडर्ड के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर एंड गुड एंड नमस्ते।